Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry. Students, our chapter 6 is complete. तो चैप्टर 6 कंप्लीट होने पर आज हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज में जो बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं उनको, ठीक है ना। तो मेटलर्जी का ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन चेक करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको। देखो मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो आपको आपके नोटों में चैप्टर में सॉल्व करा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो उसको चेक कर लेते हैं। और इसके अलावा बाकी के छोटे छोटे आंसर जो दे रखे हैं उन सबको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो बच्चों इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आने के वो चांसेस हैं एक्सरसाइज में से आने के। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना ठीक रहेगा, है ना। तो देखो, राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि ऑक्साइड ओर लिखने हैं आपको, ऑक्साइड ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ओर कौन सा है बताओ? बॉक्साइट। फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3 2H2, है ना। और आयरन का कौन सा होता है बताओ? हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3। दोनों ही ऑक्साइड हो रहे हैं, है ना। दोनों ही क्वेश्चन में जो दे रखे हैं वो ऑक्साइड और हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्लैग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो देखो आपको स्लैग को नोट करना है, स्लैग क्या होता है, ठीक है ना। तो स्लैग को आप चेक कीजिए बेटा, आप लोग ध्यान कीजिए स्लैग कहाँ पे मैंने लिखा था। देखो जो ओर्स होते हैं उनके अंदर कुछ इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और वो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं स्टूडेंट्स, उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया जाता है। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद भी ये इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। अब क्या करते हैं, इन इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम इसके अंदर एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? फ्लक्स करते हैं ना। और ये जो फ्लक्स होता है ये फ्लक्स डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज की नेचर पर, क्योंकि फ्लक्स टू टाइप्स के आपको बताए थे, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। तो जैसे इम्प्योरिटीज की नेचर है उसके हिसाब से उसमें फ्लक्स को ऐड कर देंगे। और फ्लक्स जब आप ऐड कर देते हो तो वहाँ पर फ्लक्स के साथ ही रिएक्ट करके ये फ्यूजिबल बन जाती हैं इम्प्योरिटीज़। कैसे हो जाती हैं? फ्यूजिबल। और फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज बन जाती हैं तो उसको स्लैग बोलते हैं। और ये जो स्लैग होता है, फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं लाइट इन वेट होती हैं और ये मेटल की सरफेस पर फ्लोट कर जाती हैं। ये मैंने आपको बताया था स्लैग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा नोट कर देता हूँ आपको, जिससे आपको ध्यान में आ जाए कि सम इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, सम इनफ्यूजिबल impurities are remains after calcination and roasting। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद कुछ इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज रिमेन्स रह जाती हैं ओर्स के साथ, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे? दीज आर नॉन एज गैंग। इनको क्या बोलोगे आप? गैंग बोलेंगे, ठीक है ना। अब इन गैंग्स को रिमूव करने के लिए कुछ रिजेंट एडेड किए जाते हैं। The reagent aided with gang
कुछ रिजेंट एडेड किए जाते किसके साथ, गैंग के साथ। किसके लिए, द रिजेंट, चलो एक मिनट, द रिजेंट विच एडेड, द रिजेंट विच एडेड टू रिमूव द गैंग। ठीक है ना, जो रीजेंट इनको गैंग को रिमूव करने के लिए ऐड किए जाते हैं, स्टिल प्रेजेंट इन द और, स्टिल प्रेजेंट इन द और इज कॉल्ड फ्लक्स। तो उनको क्या बोला हमने, फ्लक्स बोला है। ठीक है ना। अब फ्लक्स के मिलने पर ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं अब तक कैसी थी, इनफ्यूजिबल। आपने फ्लक्स को ऐड कर दिया तो ये इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज कन्वर्ट हो जाएंगी फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज में। ये बात तो समझ आ रही है ना। फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज किस में कन्वर्ट हो गई, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज कन्वर्ट हो गई फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज में। और ये जब फ्यूजिबल बन जाएंगी तो ये लाइट इन वेट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो लिखते हैं when flux is added, जब फ्लक्स को ऐड कर दिया जाता है, द इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए फ्यूजिबल प्रोडक्ट, द इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए फ्यूजिबल प्रोडक्ट। अब इम्प्योरिटीज कैसी हो गई, फ्यूजिबल। ठीक है ना। और ये क्या कहलाएंगे, यही क्या कहलाएगा, कॉल्ड स्लैग, कॉल्ड स्लैग। इसको क्या बोलोगे, स्लैग। अच्छा पीछे की तरफ निकल रहा है थोड़ा सा, है ना। एक मिनट, आप इसको थोड़ा सा सेट कर लो, हैं। ठीक है भाई, अब पूरा कंप्लीट आ रहा है ना। तो अब देखो स्लैग जो होता है वो क्या होता है, स्लैग्स लाइट एंड वेट, स्लैग्स लाइट एंड वेट। अब लाइट एंड वेट हैं, हल्के हैं, तो क्या करेंगे, फ्लोट कर जाएंगे। सो इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ, सो it float on the surface of crude metal। ये क्रूड मेटल की सरफेस पर क्या कर जाएंगे, फ्लोट कर जाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ से इनको क्या करेंगे, सेपरेटेड इट टाइम टू टाइम इनको यहाँ से सेपरेट करते चले जाएंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्या, स्लैग। ठीक है ना। अब देखो स्लैग के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी पूछा है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल आपके लिए नोट कर देता हूँ। तो देखो जैसे CaO प्लस SiO2 इक्वल टू CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। ठीक है ना, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। ये बेसिक इम्प्योरिटीज हो गई, ये क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, और वो क्या बन गया, स्लैग। ये स्लैग और ये फ्लक्स। ठीक है ना। और लिखे एक आध एग्जाम्पल, चलो एक आधी आप इस तरह से ध्यान रख लो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लो। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नोट नहीं करूँगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर ऑफ कॉपर। तो देखो सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, कॉपर के सल्फाइड ओर।
कॉपर पायराटीज, फॉर्मूला CuFeS2, कॉपर ग्लांस, फॉर्मूला Cu2S, ओ नहीं Cu2S। अब ऑक्साइड और, ठीक है ना, ऑक्साइड और क्यूप्राइट, क्यूप्राइट का क्या होता है Cu2O। और एक और होता है इसका कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलोगे, मेलाकाइट। क्या बोलते हैं उसको, मेलाकाइट। ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना, ये कॉपर के ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। राइट द नेम ऑफ एनी टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेटिव स्टेट। जो मेटल्स नेचर के अंदर, मेटल्स प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, अक्रिय मेटल्स कौन कौन सी हो सकती है, देखो गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है ना, दो मेटल लिख दी मैंने, गोल्ड और प्लैटिनम। नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ मोस्ट एविडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो देखो स्टूडेंट, मोस्ट एविडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट कौन सी है बताओ, एल्यूमिनियम। मोस्ट एविडेंट मेटल कौन सी है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड ऑफ जिंक। जिंक के ऑक्साइड और सल्फाइड और, देखो सल्फाइड और ऑफ जिंक क्या बोलोगे, जिंक ब्लेंड। फॉर्मूला ZnS। और ऑक्साइड और क्या है, जिंक का, अरे जिंक का ऑक्साइड और क्या होता है, जिंकाइट नहीं होता है क्या, जिंकाइट, ZnO। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इन डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर, एक्सप्लेन इट। मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है, तो देखो स्टूडेंट्स, मिनरल्स क्या होते हैं, अरे मिनरल्स को तो आप लोग अर्थ क्रस्ट से डिग करके ऑब्टेन करते हो, माइंस से, जिनके अंदर कुछ अमाउंट में मेटल, डिफरेंट टाइप की मेटल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। और ओर्स क्या होते हैं, जिनसे कम लागत में आप मेटल को ऑब्टेन कर लेते हो। तो दोनों की डेफिनेशन लिख दो आप, मिनरल की डेफिनेशन लिख दो और ओर की डेफिनेशन लिख दो, ठीक है ना, दोनों की डेफिनेशन से काम चल जाएगा। यहाँ पर आप एक बार इनको लिखो, ये दोनों डेफिनेशन आपको मैंने फर्स्ट में नोट करा दी थी, ठीक है ना। तो जो चीज़ लिखी हुई है उसको दोबारा से नहीं लिखना, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सारे। तो आप अपने वहाँ से चेक कर लेना मिनरल और ओर को। और नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर चेक करता हूँ, हाउ मच कार्बन परसेंटेज इन कास्ट आयरन एंड पिग आयरन। देखो कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन एटम यानी कि कार्बन जो होता है वो कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, तो देखो 3%। और पिग आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पिग आयरन, इसमें होता है बहुत लेस अमाउंट में 0.2% टू 0.5%, ठीक है ना। ये कार्बन की अमाउंट है
पिग और कास्ट आयरन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन लिखना है आपको जर्मन सिल्वर का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे स्टूडेंट्स, ये शायद आपके चैप्टर में नहीं आया था ना, जर्मन सिल्वर के बारे में नहीं आया था ना, ये इसका कंपोजिशन आया था। तो देखो जर्मन सिल्वर जो होता है ये 3 मेटल्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो ये एक मिक्सचर मेटल है, और मिक्सचर मेटल में इसमें मेटल जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, देखो कॉपर, जिंक और क्या होना चाहिए, जर्मन सिल्वर बोल रहे हैं। कॉपर, जिंक, नाम तो क्या है जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर का कहीं नाम और निशान भी नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, सिल्वर का कहीं नाम और निशान भी नहीं आता है इसमें। कॉपर, जिंक और निकिल। अब इनकी परसेंटेज देख लेते हैं, ठीक है ना। कॉपर कितना परसेंट होता है, जिंक कितना परसेंट होता है और निकिल कितना परसेंट होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो रेशो लेते हैं हम, कॉपर 60% होता है, जिंक 20% होता है और निकिल 20% होता है, ठीक है ना। ये परसेंटेज ध्यान रखना। जर्मन सिल्वर का ये कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एनोड मड। एनोड मड क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान करो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को। मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ऐसे मान लेते हैं हम कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कॉपर का कर सकते हैं, कोई भी मेटल का कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, जैसे देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, और इस सेल के अंदर आपको सेल बनाना है तो क्या लगाने पड़ेंगे, कैथोड और एनोड लगाने पड़ेंगे ना। तो ये तो कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। तो और इनको ही आप कहाँ कनेक्ट करते हो, बैटरी से, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो रही है। अब बताओ मेटल किस पर जाएगी, मेटल कहाँ पर एक्यूमुलेट होगी। देखो मेटल जो होते हैं स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना ऑलवेज कि ये पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म करते हैं मेटल जो होते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ऑलवेज जाएंगी कहाँ पर, कैथोड पर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है ना। इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, कैथोड पर। क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लेते हैं इस प्रोसेस के अंदर कि एनोड की जो ये रॉड होती है, जिस मेटल का आपको प्योरीफिकेशन करना है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, उस मेटल का, इम्प्योर मेटल का तो एनोड बना लोगे और प्योर मेटल का कैथोड बना दोगे। अब इम्प्योर मेटल है ये इम्प्योर है। अगर ये इम्प्योर है तो यहाँ से मेटल आयन निकल कर जाएंगे कहाँ पर, सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन से मेटल आयन कहाँ पर एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, कैथोड पर। तो इसके अंदर से कुछ इम्प्योरिटी जो हैं, जो कि लेस रिएक्टिव होती हैं, लेस रिएक्टिव मेटल की जो इम्प्योरिटीज हैं, कौन कौन सी हो सकती है लेस रिएक्टिव, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है और एंटीमनी है। इस तरह की कुछ इम्प्योरिटीज होती है। ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज इस एनोड के नीचे यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, और एनोड के नीचे यहाँ पर कलेक्ट होती है। इनको ही बोल देंगे आप एनोड मड, ठीक है ना। इनको ही क्या बोलोगे आप, एनोड मड। तो डेफिनेशन नोट कर सकता हूँ मैं, चलो एनोड मड को नोट कर देता हूँ। देखो इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, हेडिंग डाल देता हूँ एनोड मड। इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है ना। कौन सी प्रोसेस में आएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। लेस रिएक्टिव मेटल लाइक, लेस रिएक्टिव मेटल लाइक
मैंने अभी लिखे थे एग्जाम्पल आपको, कौन कौन से? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टेलुरियम एंड एंटीमनी। ठीक है ना? ये मेटल सब की सब कैसे होती है? लेस रिएक्टिव होती हैं। ठीक है ना? आर present as impurities। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो ये लेस रिएक्टिव मेटल हैं और ये सब के सब कैसे होती हैं? इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट होती हैं। दीज मेटल्स आर collect below the anode during electrolysis। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो उस टाइम पर ये क्या हो जाती है? एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाती हैं। तो इनको ही क्या बोलेंगे? These are called एनोड मड। इनको क्या बोल दोगे आप? एनोड मड बोल देंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा। राइट नेम एंड रोल ऑफ कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर एंड फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ध्यान करो, देखो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके काम आ रहा था? ये सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन करने के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को यूज़ किया था। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ों के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? एक तो कलेक्टर्स और एक स्टेबलाइजर्स, दोनों का रोल और एग्जाम्पल। तो मैं पहले किसको लिख दूँ? कलेक्टर्स को लिख दूँ। कलेक्टर्स क्या करते हैं? ध्यान है, कलेक्टर्स क्या कर सकते हैं? ये जो कलेक्टर होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स होते हैं उनको वाटर रिपलिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाटर रिपलिंग बनाने के काम आते हैं। जैसे इसके फॉर्म में किसको यूज़ करते हैं हम? सोडियम एथिल जेंथेट को। ठीक है ना? तो चलो मैं नोट करता हूँ। द सब्सटेंस विच मेक सल्फाइड पार्टिकल्स, the substance which made sulfide particles वाटर, पीछे वाटर लिखा हुआ है, वाटर रिपलिंग। क्या बनाते? वाटर रिपलिंग। So that particle can float on water, so that particles can float on वाटर। वाटर रिपलिंग बनाएंगे, वाटर रिपलिंग बन जाएंगे तो वो वाटर की सरफेस पर क्या करने लग जाएंगे? फ्लोट करने लग जाएंगे। एग्जाम्पल नोट कर दो एक। अभी मैंने नाम बताया था ना, क्या बताया था एग्जाम्पल? सोडियम एथिल जेंथेट। सोडियम एथिल जेंथेट। ठीक है ना? मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो सोडियम एथिल जेंथेट होता है ये। कौन? कलेक्टर्स की फॉर्म में जिसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना? एक बार आप देख लो चेक करके, सोडियम एथिल जेंथेट, और इनको नोट करिए आप फटाफट से, है ना? और नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है क्या? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? स्टेबलाइजर जो होते हैं वो फ्रोथ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू फ्रोथ, ठीक है ना, फ्रोथ के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए आप किस किस को यूज़ करोगे, एग्जाम्पल इसके क्रिसॉल एंड एनिलीन, ठीक है ना, किस किस को यूज करता हो, क्रिसॉल और एनिलीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूं मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर विच कॉम्प्लेक्स आयन आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, विच, नहीं ये रह गया, राइट द नेम ऑफ टू इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, बॉक्साइट ओर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखो बॉक्साइट ओर का जो लीचिंग किया था आपने, है ना, कंसंट्रेशन या मतलब ओर का कंसंट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे, केमिकल मेथड, है ना, केमिकल मेथड को लीचिंग बोला था ना। तो यहाँ पर आपने इसके लिए देखो बेयर मेथड, हॉल मेथड, सरपेक मेथड, 3 मेथड्स यूज़ किए थे ना। तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज किस किस की थी, देखो एक तो आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ थी, और एक SiO2 की इम्प्योरिटीज़ थी, एक TiO2 की इम्प्योरिटीज़ थी, ठीक ना। तो इम्प्योरिटीज़ लिख सकते हो आप क्या, Fe2O3 हेमेटाइट की इम्प्योरिटीज़, TiO2, SiO2, ये इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थे ना इसके अंदर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं 13, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ मॉन्ड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकिल। निकिल की रिफाइनिंग के लिए मॉन्ड प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन, मॉन्ड प्रोसेस केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। मॉन्ड प्रोसेस में आप निकिल को, ये इम्प्योर निकिल है, इम्प्योर मेटल है, और इसको रिएक्ट कराते हो किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और यहाँ पर आपको निकिल टेट्रा कार्बोनिल नाम का एक कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन होता है। क्या होता है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, और इसको हीट करते हो आप 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर तक। अब इसके बाद निकिल टेट्रा कार्बोनिल को फिर से हीट करोगे, और फिर से हीट करते हैं इसको 450 टू 470 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आपको यहाँ पर निकिल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, और ये आपको प्योर मेटल ऑब्टेन होती है। ये मॉन्ड प्रोसेस थी ना, मॉन्ड प्रोसेस के थ्रू इसी तरह से तो रिफाइनिंग किया था हमने, किसका, निकिल का, है ना, ये केमिकल रिएक्शन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लेक्स आयन आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। कौन से कॉम्प्लेक्स आयन का यूज करते हो आप सिल्वर और गोल्ड के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, है ना। तो देखें, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, इसके लिए आपने यूज़ किया था, देखो आयन था, ध्यान आ जाए अगर तुमको, डाइसाइनो अर्जेंटेट आयन, यही था ना। अरे सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई थी ना हमने, हॉर्न सिल्वर की रिएक्शन करवाई थी सोडियम साइनाइड के साथ। उस टाइम पर हमको ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन हुआ था, रिएक्शन नोट है आपकी कॉपी में, वहाँ से चेक कर लेना। ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन हुआ है, डाइसाइनो अर्जेंटेट बोलेंगे इसको। और गोल्ड के लिए
AuCN का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे डाइसाइनोओरेट। क्या बोलोगे? डाइसाइनोओरेट। ये बस ये दो पूछ रहा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आयन का यूज़ करते हैं, है ना। तो पीछे को जो लिखे हैं वो क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है। आयन है भाई, नेगेटिव चार्ज लग रहा है इनके ऊपर। मैं लिख दूँ बोले कॉम्प्लेक्स आयन, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है ना। नोट करो फटाफट से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 15। रोल ऑफ डिप्रेजेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। डिप्रेजेंट का क्या रोल होता है? 15 डिप्रेजेंट फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में डिप्रेजेंट का रोल क्या होता है? डिप्रेजेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं ये बताना है आपको, ठीक है ना। इनका जो उपयोग किया जाता है बच्चों, वो किसके लिए किया जाता है? फ्रोथ की अमाउंट को डिक्रीज करने के लिए, है ना। तो दे आर यूज्ड टू डिक्रीज्ड, दे आर यूज्ड टू डिक्रीज्ड लिखें, डिक्रीजिंग फ्रोथ, ठीक है ना। और इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो क्या? सोडियम साइनाइड होता है एक तो इसके लिए, और एक यूज़ करते हो आप लोग सोडियम कार्बोनेट का। डिप्रेजेंट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 16 चेक करते हैं। रूबी एंड ब्लू सैफायर जेमस्टोन्स आर इम्प्योर फ्रॉम ऑफ वाइट में विच मेटल। देखो रूबी और ब्लू सैफायर किस मेटल के कारण इम्प्योर होते हैं? तो देखो रूबी में तो क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ प्रेजेंट होती है क्रोमियम मेटल, ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। और ब्लू सैफायर के अंदर कोबाल्ट होता है। रूबी के लिए लिखता हूँ पहले, है ना। रूबी देखो प्योरिटी ऑफ क्रोमियम इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ब्लू सैफायर में इम्प्योरिटी ऑफ कोबाल्ट इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। हाँ जी। अब देखो 17 चेक कर लेते हैं। 17 है एनोड एंड कैथोड आर मेड अप ऑफ विच मेटल इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल। देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अंदर जो एनोड होता है वो किसका बना होता है? इम्प्योर मेटल, इम्प्योर कॉपर मेटल, ठीक है ना। और कैथोड किसका बना होता है? प्योर कॉपर मेटल का। और जो इलेक्ट्रोलाइट यहीं बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हो आप वो क्या होता है? कॉपर साल्ट सॉल्यूशन लाइक CuSO4, ठीक है ना। कोई भी मेटल के लिए आप बता सकते हो इसको, जिस मेटल का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करोगे उसी मेटल की इम्प्योर मेटल का तो एनोड बना दो और प्योर मेटल का कैथोड बना दो, और उसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लेके एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करो, ठीक है ना। पीछे जो मैं लिख रहा हूँ वो कॉपर साल्ट सॉल्यूशन है और वो कॉपर सल्फेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो और चेक करें, एक और चेक कर लें।
नेक्स्ट है 18, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड इन एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस रिएक्शन को ध्यान करना है। क्रोमियम ऑक्साइड की एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन, ये पता है कहाँ काम आती है? रेल की पटरियों को जोड़ने में काम आती है, ठीक है ना। थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं इसको। तो देखो क्रोमियम ऑक्साइड की आपको रिएक्शन करा देनी है किसके साथ? एल्यूमिनियम मेटल के साथ। रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन होगा तो हीट देनी पड़ेगी, गरम तो करना ही पड़ेगा। गरम कर दो और क्रोमियम मेटल इसमें से निकाल लो, यहाँ पर निकल जाएगा Al2O3। बैलेंस कर दो, ये रिएक्शन आ गई भाई, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन आपके हो गए, और भी क्वेश्चन मैं चेक कर लूँगा, भले ही एक आध वीडियो और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन और चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको और आप लोग कर पाओ, खुद से कर पाओ तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में, देखो लॉकडाउन के कारण हो सकता है आपका सिलेबस कम हो, लेकिन सिलेबस कम होगा तो एक चीज़ आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि चैप्टर 7 पी ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो मैं पी ब्लॉक को स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ पी ब्लॉक स्टार्ट करें या बुक के क्वेश्चन और चेक करें। ओके, गुड बाय, ठीक है।